वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज की वीडियो पर हम देखने वाले हिस्ट्री के वर्ल्ड वॉर वन का पार्ट 2 वीडियो। सो पार्ट 1 में कॉजेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन जितने भी मेन कॉजेज है करवा दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस और जो हमारा लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट। तो शुरू करते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से। सो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस कब हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुआ था 28 जून 1919। डेट एकदम याद रखिएगा। अच्छा, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस है क्या? तो जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, उसके वर्ल्ड वॉर वन को ख़त्म होने के बाद ट्रिपल अलायंस ये वर्ल्ड वॉर जीत गई थी। ठीक है, ट्रिपल अलायंस में कौन कौन था? ट्रिपल अलायंस में थी जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरिया, इटली और टर्की। और ट्रिपल एंटिटी ये वर्ल्ड वॉर हार गई थी जिसमें फ्रांस, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन था। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है। सो जब ट्रिपल अलायंस ये वर्ल्ड वॉर जीत गई तो काफ़ी नुकसान हुआ था वर्ल्ड को, पूरे सारे वर्ल्ड के हर एक पार्ट में काफ़ी नुकसान हुआ था, जिससे सभी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स या फिर जो प्रेसिडेंट है, जो हेड है, उन्होंने मिलकर एक ट्रीटी बनाया और जर्मनी को गिल्ट फील करवाया कि जो भी वॉर है वो आपके वजह से हुई और जितने भी खर्चे हुए हैं या फिर जितना भी नुकसान हुआ है वो जर्मनी की वजह से ही हुआ है। और जब जब पूरे वर्ल्ड की जब सारी कंट्री मिल जाती है, बड़ी बड़ी कंट्री, तो किसी भी कंट्री को झुकना वहाँ पर पड़ता है, बात वहाँ पर माननी पड़ती है, वरना फिर जो ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है उसे वो बंद कर देंगे बाकी पर। ठीक है, तो यहीं पर उन्हें गिल्टी फील करा गया। तो ट्रीटी में जो सबसे पहला ये था कि वॉर इंडेमनिटी, जो सबसे पहला ट्रीटी में लिखा गया था वो था वॉर इंडेमनिटी। यहाँ पर क्या था कि जितने भी नुकसान थी सामने वाली कंट्रीज की, वो सारे ही नुकसान जर्मनी को भरना था, भुगतान करना था, पे करना था। तो अराउंड $33 बिलियन जर्मनी ने पे किया था सभी कंट्रीज को मिलाकर। अब यहाँ पर जर्मनी कहती है कि अगर आपके इतना नुकसान हुआ तो नुकसान तो मेरा भी हुआ, मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? पर अकॉर्डिंग टू ट्रीटी गिल्ट फील करवाया गया तो जर्मनी को, तो सारी पैसे जर्मनी को देने पड़े, वरना काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लग सकती थी। दूसरा था राइन वैली। ठीक है, जो राइन वैली था, जो जर्मनी ने ऑक्यूपाई करके रखा था अलायंस ने, उसे ट्रिपल एंटिटी ने अपने कब्जे में ले लिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने 15 साल के लिए, कि जितने भी चीज़ वहाँ से हमें मिलेगी या फिर जो भी है, हम वहाँ पर 15 साल कब्जा करके रहेंगे। तीसरा है एलैस लॉरेन और सार बेसिन। अब ये काफ़ी महंगी जगह थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जगह है ना, ये थी आपकी फ्रैंको पर्शियन वॉर जब हुआ था तो जर्मनी ने फ्रांस को हरा के ये जगह को ऑक्यूपाइड किया था, इस जगह पर कब्जा करके रखा हुआ था। तो अब फ्रांस ने क्या किया, कहा कि ये जगह तो वापस ले लिया उनसे 15 सालों के लिए। ठीक है, और जितने भी वहाँ पर जो भी मिनरल्स निकलेगा, जो भी रिच मिनरल्स निकलेगा, कोल हो, एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो, जो भी हो, वो सब के सब कहाँ जाएगा? फ्रांस में जाएगा डायरेक्टली 15 साल तक। ठीक है, और उसे खुदाई कौन करेगा? उसकी खुदाई करेगी जर्मनी। मतलब ज़मीन आपका खोदेंगे हम और लेके जाएंगे दूसरे लोग। तो ऐसी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब ऐसी ऐसी उस ट्रीटी में बात लिखी हुई थी। तो आप सोच लीजिए कि जर्मनी के साथ कितना बुरा हो रहा था। ठीक है, अब आता है इंडिपेंडेंस ऑफ पोलैंड। पोलैंड जो था वो जर्मनी के पहले कब्जे में था, तो उसे पोलैंड को पहले आज़ादी मिली। ठीक है, और आज़ादी के बाद पोलैंड का जो भी खर्चा हुआ अपनी अर्थव्यवस्था संभालने में, वो सारा ही पेमेंट जर्मनी को करना पड़ा अकॉर्डिंग टू ट्रीटी। जो जर्मनी है वह सारे अपने कॉलोनीज लॉस्ट कर बैठी, जो अपने एशिया या फिर अफ्रीका में जितनी भी कॉलोनीज में बना कर रखी थी, जिन भी एरिया उसको कब्जा करके उसमें कॉलोनीज सेट किए थे, वो सारे कॉलोनीज उनसे ले लिए गए। साथ ही साथ वॉर के दौरान जितने भी, आखिर जीती तो ट्रिपल अलायंस ही थी ना, तो वॉर के दौरान जो ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फिर आपके फ्रांस में जितने भी कॉलोनीज उन्होंने बनाए थे वॉर के दौरान, वो सारी चीज़ें भी उनसे छीन ली गई। ठीक है, ले भी नहीं ली गई, छीन ली गई। और अब जो सबसे मेजर इफेक्ट इनके ऊपर मारा गया, वो मारा इनकी मिलिट्री के ऊपर, इनकी आर्मी के ऊपर। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि आर्मी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। ट्रीटी में लिखा था कि जर्मनी की आर्मी में सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स होने चाहिए, जो जमीन के सोल्जर सिर्फ 1 लाख होने चाहिए। ठीक है, और जो नेवी थी उसमें सिर्फ 15,000 मैन, जो कि 36 सिप ही अलाउ है उनके लिए। और एयरफोर्स बिल्कुल बैन कर दिया था, पूरे एयरफोर्स में रिस्ट्रिक्शन मार दी गई थी कि जर्मनी एयरफोर्स नहीं अपना सकता, उसे सिर्फ 15,000 नेवी के ऑफिसर्स के साथ रहना पड़ेगा और 1 लाख सोल्जर्स के साथ, और प्लस 36 शिप।
दूसरा सप्लाई ऑफ कोल। तो जर्मनी को क्या करना था, बेल्जियम और फ्रांस को 10 सालों के लिए कोल सप्लाई करना था फ्री ऑफ कॉस्ट में। कि अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है, आपको वो पैसा सामने वाला आप किसी को दोस्त को देना है 10 सालों के लिए। तो आप सोच लीजिए आपके साथ कितना बुरा हो रहा है। सो इतनी सारी कुछ ट्रेटी ऑफ वर्सलिस में बात लिखी थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन और इतना बुरा होने के बाद अब जर्मनी को काफ़ी गुस्सा आने लगा, और किसी भी देश को आता उसकी मिलिट्री बर्बाद कर दी गई, उनसे जो कमा रहे उनसे वो छीन लिया गया, जो लॉस हुआ उन्हें ही पे करना पड़ा, सिर्फ उन्हें पे करना पड़ा। इससे जर्मनी को काफ़ी ख़राब लगा, और ये बन गया मेजर पॉइंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। यही बन गया वर्ल्ड वॉर 2 का मेजर पॉइंट कि जर्मनी के साथ इतना बुरा क्यों हुआ। सो आई होप आपको ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस 1919 बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ लीग ऑफ नेशन। ऑब्जेक्टिव्स जानने से पहले लीग ऑफ नेशन के हमें पहले जानना होगा कि लीग ऑफ नेशन आखिर है क्या। तो लीग ऑफ नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जैसे यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जनरल असेंबली जैसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही लीग ऑफ नेशन भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये बना था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बाद। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस तो समझ में आ गया आपको, ठीक है, एग्रीमेंट जो हुआ था काफ़ी लंबे समय से। और फिर आया था लीग ऑफ नेशन। अब लीग ऑफ नेशन को क्या करना था, वॉर के बाद जितनी भी चीज़ें क्या बोले बिगड़ गई थी उन सबको सुधारना था, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन थी। सबसे पहला उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। पूरे देश को अभी पीस और पीस मेंटेन करना है, क्योंकि पहले एक वर्ल्ड वॉर हो चुका है, सभी नुकसान से पीछे हो गए हैं, मेंटली डिस्टर्ब है, सब डिप्रेशन में है। तो पीस को मेंटेन करना था, और साथ ही साथ उन्हें पूरे वर्ल्ड को सिक्योरिटी देनी थी, ठीक है, सिक्योरिटी भी देनी थी, तो प्रोटेक्ट एवरी माइनॉरिटीज़। अब माइनॉरिटीज़ को ही प्रोटेक्शन क्यों देने की बात हुई थी, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन इसलिए देने की बात हुई थी क्योंकि जो यूथ थे वो बहुत जल्दी भड़क जाते थे। अभी कोई भी ग्रुप अगर देखा जाए, सबसे अगर भड़काऊ चीज़ अगर किसी को भी अगर झगड़ा करवाना है, तो आप एक बच्चे को अगर बोलेगे तो वो तुरंत कुछ भी कर देगा, ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे। तो फिर आता है कि क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपके कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, और जो भी डे टू डे लाइफ आपके जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनको फिक्स करना, उन सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करना, उनसे डील करना, वो लीग ऑफ नेशन का सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव था। तो हमने 3 ऑब्जेक्टिव देख लिया। पहला, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़। तीसरा हमने देखा हेल्थ एंड सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, साथ ही साथ उसका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। अब लीग ऑफ नेशन यहाँ पर क्या करती थी कि जो भी नुकसान हुआ है जिस भी कंट्री का, उस कंट्री का नुकसान तो जर्मनी ने पे कर दिया था, लेकिन अब क्या करना उन्हें, अब वो क्या कर रही थी लीग ऑफ नेशन की बाकी कंट्रीज जो इन्वॉल्व नहीं हुई थी उन सबसे ये फंड कलेक्ट कर रहे थे कि आप हमारी हेल्प करिए, ताकि हमारे जो कंट्रीज जो इसमें इन्वॉल्व थी उनको कुछ हेल्प हो सके। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे लीग ऑफ नेशन के। सो आई होप आपको लीग ऑफ नेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस मैंने बता दिया, और उसके पिछले पार्ट 1 में आपको मेन कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सारे ही कॉजेज, जो 4 कॉजेज थे आपके, वो सारे कॉजेज मैंने बता दिया है। सो इस चैप्टर से और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो भी मैंने बताया सिर्फ वही आपको पढ़ना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।